नमस्कार। जीनियस के यह मासिक कार्यक्रम में आप सभी जनों का और देश विदेश से उपस्थित सभी अपने बंधु भगिनी का और अभिनंदन करते हैं। आशा है कि पैंडेमिक के समय में हम अपने और आप के सभी संबंधित लोग स्वस्थ होंगे। तो कार्यक्रम का प्रारंभ में रमेश भाई चावड़ा जी हैं। माइक में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, हमको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। विजय जी आप एक बार म्यूट और अनम्यूट कर लीजिए सर। विजय भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके। देवांग भाई आप ले लीजिए विषय। जी एक विजय भाई को एक बार ट्राई कर ले दीजिए। विजय भाई हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ आप एक बार शुरू कर दीजिए क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा तो जी मैं कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार फिर से विजय भाई की ओर से तो विजय भाई टेक कर लेंगे। सबसे पहले एक भजन रवि भाई कुशवाहा हमको सुनाएंगे, फिर वेलकम रहेगा, फिर परिचय गणेश जी करवाने वाले हैं, करेंगे। उसके बाद श्री अशोक भाई शाह को हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो हमको उनके विषय में हमको वक्तव्य दे। फिर संगमित्रा जी को उनको रिक्वेस्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन विजय भाई लेंगे। सो ओवर टू यू विजय भाई। हाँ शुरू कर देते हैं। हम शुरू कर देते हैं। थैंक यू। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में श्रीमान अशोक जी अपना वक्तव्य रखेंगे। उससे पहले श्री रवि जी से निवेदन है कि वो ओपनिंग रिमार्क्स प्रस्तुत करें। श्रीमान रवि जी। धन्यवाद जी। हमारे बीच में बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ 23 लोग आए हैं। ये अच्छी शुरुआत है और इसका मतलब है इसके पीछे बहुत सारे लोगों का प्रयत्न है। जैसे हम यहाँ गुजराती जीनियस चलाते हैं, वैसे तमिल जीनियस है, तेलुगु जीनियस है, मराठी जीनियस है और एक तमिल भाषा में 2400 साल पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तिरुवल्लुवर ने लिखा था, उसके ऊपर एक वो हर सप्ताह वो चलता है। उसमें भी आज भी अभी हुआ था तो उसमें भी 25 लोग आए थे, वो भी अच्छा चलता है। इसके अलावा हम योगा और आयुर्वेद के लिए भी एक जीनियस बनाया है और ऐसे अलग अलग जीनियस है। और हो सके तो हम मराठी जीनियस में भी जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मराठी गुजराती समझ में आएगा और उनको भी यहाँ बुला सकते हैं। और सबको जोड़कर एक बनाया है हिंदू जीनियस, और हिंदू जीनियस के माध्यम से भी हर महीना हम अच्छे कार्यक्रम करते हैं। तो अभी शुरू कीजिए गुजराती जीनियस। धन्यवाद। चालू कीजिए विजय भाई। देवांग जी। हाँ जी रवि भाई। हाँ रवि भाई। हाँ रवि भाई अभी आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से करवाएंगे। रवि भाई कुशवाहा मूलतः अहमदाबाद से है और संघ के स्वयंसेवक भी है। उनका निजी एक मोबाइल का एक बिजनेस भी है और वो मैं रवि जी को
रवि जी कुशवाहा को प्रार्थना करता हूँ कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करवाए। रवि जी। हाँ जी नमस्ते। देवंग भाई अवाज आवे छे ने? हाँ एकदम क्लियर। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान, घट घट में जो रम रहा, उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हसी मन। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हसी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हसी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे रे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हसी मन काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हसी मन काहे को करे। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, हसी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, हसी मन काहे को करे। हसी मन काहे को करे, हसी मन काहे को करे। देवांग भाई पूરું થઈ ગયું। आज के कार्यक्रम में सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं नरेश भाई चावड़ा को प्रार्थना करूंगा कि आज के वक्ता का परिचय करवाए। पहले अशोक भाई का और फिर संगम मित्रा जी का। नरेश भाई ओवर टू यू। हाँ नमस्ते एवरीवन, धन्यवाद। तो आज हमें बहुत अच्छे दो वक्ता है, तो मैं हर एक की उनकी जो स्पीच है या जो वक्तव्य है उसके पहले दोनों का वन बाय वन इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो एज पर आवर शेड्यूल टुडे वी हैव अशोक भाई शाह फ्रॉम टोरंटो कनाडा। तो उनके बारे में थोड़ा मैं परिचय देना चाहूंगा। ही इज
roughly 71 year old right now. And वो 1969 में नॉर्थ अमेरिका में आए थे. इन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की, मास्टर की यूएसए में आई थी. एंड उसके बाद टोरंटो में उनका वो इज अ फाउंडिंग ऑनर ऑफ द अशोक ट्रैवल, which is one of the largest ethnic travel company in Canada basically. और उनका सोशल लाइफ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो इंडियन कम्युनिटी के कोज 80s में जो स्टार्ट हुए थे टोरंटो में या जो ग्रेटर टोरंटो एरिया में है, he always they are one of the founding person or pillar of all those social cause. तो एंड मैं 17 साल से आया, तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है. और सबसे जो एक टचिंग पॉइंट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में, तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, इसको कैसे आपको प्रिजर्व करना है नॉर्थ अमेरिका में, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है यहाँ के वातावरण में, मिसकी नॉर्थ अमेरिका में. क्योंकि एक मैं कहूंगा कि जैसे भारत में अलग चैलेंजेस है, दूसरे मिडिल ईस्ट में भी अलग चैलेंजेस होगी हिंदू के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए. यहाँ नॉर्थ अमेरिका में भी अलग चैलेंजेस है, और उस सिनारियो में कैसे उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना. और मैं जब से देख रहा हूँ 20 साल से, तो वो उससे भी आगे यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं. तो और वो एक तीनों चीज हम एक साथ देख सके, ऐसा एक सुंदर परिवार है. और जॉइंट फैमिली वैल्यू में जैसे यहाँ पे 2-3 परिचित लोग हैं. मेरे घर में भी गांव में 6 भाई साथ में रहते थे, पापा और सब कुछ. लेकिन उससे भी ज्यादा वैल्यू मैंने नॉर्थ अमेरिका में इनके घर में देखी है. तो दैट्स द रीजन आई इनवाइट हिम. ही इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन. लेकिन उनसे भी ज्यादा बहुत सोशली जो उनका स्ट्रॉन्ग विचार है, उसको पालन करना और एक्शन में लेना. तो पूरे जो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी में is a very proud person who enlightened many families, and that's in a 3-digit number, I believe. So let's have a speak from Ashok Bhai, sir. And before next speaker, I will give her parichay too. धन्यवाद. Ashok Bhai. म्यूट है आपका. अशोक भाई म्यूट है आपका शायद. अशोक भाई, आई थिंक अशोक भाई म्यूट है आपका शायद, अभी देख लीजिए. नहीं, अभी भी म्यूट है. बोलो. हाँ, अभी नाउ. ओके. अब टुडे आर वी स्पीकिंग इन गुजराती के શું કરવું છે કે બોલો મને. हाँ, गुजराती हिंदी विल बी ग्रेट एक्चुअली इफ यू कैन. अच्छा, ओके. वेल, ગુજરાતીમાં બોલો. પ્રથમ ગુજરાતીમાં બોલીશું ને. સૌથી પ્રથમ તો આદરણીય રવિજી અને આદરણીય અધ્યક્ષ કમિટી, જે પણ અમારા વડીલ જે અહીંયા જે હાજર છે, એ બધાને મારા સાદર પ્રણામ. કારણ કે નરેશભાઈ ચાવડાએ જે રીતે મારી ઓળખાણ આપી 55 વર્ષ પહેલા દેશમાં જ્યારે આપણે આવ્યા, ત્યારે ભારતીય સંસ્કૃતિને કેવી રીતે સાથે રાખીને જીવનમાં પ્રગતિ સાંધવી, એ બહુ મહત્વનો પાયો હતો. હું જ્યારે આ દેશમાં આવ્યો ત્યારે મારી ઉંમર ફક્ત 18 વર્ષની, 17 વર્ષની, 18 વર્ષની હતી. પણ હું એટલું શીખેલો કે જેના મૂળિયા ઊંડા, એ મૂળિયા થકી જ આજે પ્રગતિનો પંથ અમે 3 પેઢીમાં સાંધી રહ્યા છીએ. જેમ નરેશભાઈએ કહ્યું તેમ સંયુક્ત કુટુંબનો હું પ્રભારી છું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ સંસ્કૃતિના મૂળિયાને, જે ભારત દેશથી જે અમૂલ્ય ખજાનો લઈને આપણે અહીંયા આવ્યા, એ ખજાનો કેટલો અત્યારે આપણને ઉપયોગી થાય છે, એ આ ઉંમરે તમને ખબર પડે. કારણ કે હું, મારો દીકરો, મારા દીકરાની વહુ, મારી દીકરી, મારા પ્રપુત્ર, દોહિત્ર, બધા અમે સાથે એક જ ઘરમાં 40 વર્ષથી રહીએ છીએ. અને અમારા ઘરનું નામ પણ મનસુખ વિલા છે, કે જેથી એ મારા પિતાના નામ પર હતું. તો મારો એક જ હેતુ હતો કે મારા બાળકોને ખબર પડે કે મારા મૂળિયા ક્યાંથી આવ્યા છે. અત્યારે મારા બાળકો તૈયાર માલ જોઈ રહ્યા છે, એટલે અમને ખબર નથી કે મારી પ્રગતિના પંથમાં, મારા પાયામાં કોને કોને બલિદાન અને સમર્પણની ભાવના સેવી. અને આ રીતે હું જ્યારે ઉત્તર અમેરિકામાં એક વિદ્યાર્થી હતો, અને વિદ્યાર્થીમાંથી
એક ધંધાદારી વ્યક્તિ થયો, ખૂબ આકર્ષણ આવ્યા અને મનને ખૂબ ખૂબ ફળદ્રુપતા પણ પ્રાપ્ત થઈ. પરંતુ સૌથી સારી વસ્તુ એ હતી કે ગર્ભમાં મળેલા સંસ્કાર એ બહુ મોટી મૂડી છે. કારણ કે દિન પ્રતિદિન સમાજમાં ખૂબ ખૂબ બદલાવ આવી રહ્યા છે. હજુ મને યાદ છે કે હું જ્યારે નાનો, મારો જન્મ કપડવંજ ગુજરાત ખેડા જિલ્લામાં થયો અને મારી મધર, મારી માતા એ કોઈ દિવસ સ્કૂલમાં ગઈ નથી. એના વિચારો હર હંમેશ સારા રહેતા હતા. પરંતુ જો કે તમારી જે ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે જે વિચારો મધર, ફાધર, માતા પિતામાંથી મળ્યા કે તે વખતે મૂવી જોવા જવું એ પણ એક બહુ અજુકતું વસ્તુ હતી. હું આ બધા બદલાવનો ખૂબ અભ્યાસ કરું છું, કારણ કે જ્યારે 3 પેઢીને સાચવવાની હોય તો બદલાવ સાથે જવું જોઈએ, પણ બદલાવ એવા હોય જે કે મૂળિયા ઉખાડે નહીં. હું આજે ઉત્તર અમેરિકામાં સૌથી પહેલા તો ઘરને આંગણે ભાષા બહુ મોટો કામ કરે છે. બાળકો જ્યારે માતૃભાષાને વળગીને, કેનેડામાં નરેશભાઈને તો ખબર છે કે 2 ભાષા બહુ મહત્વની છે. અમારા ઘરમાં અમે હિન્દી, ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ, ફ્રેન્ચ આ બધી જ ભાષાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. મારા પુત્ર ને દોહિત્ર બંને ફ્રેન્ચ ઇમર્ઝનમાં, મારી દીકરી પણ ફ્રેન્ચ ઇમર્ઝનમાં, મારો દીકરો પણ બિઝનેસમાં અત્યારે. તો ઘરમાં પણ અમારો એક સખત નિયમ હતો, અને નિયમ છે પણ ખરો, કે માતૃભાષા સિવાય કોઈ પણ વાતમાં વાર્તાલાપ આગળ ચલાવી નહીં. કદાચ શક્ય છે કે અમુક અંશે તમને એવું લાગે કે તમારો બાળક સમાજમાં કે મેઇન સ્ટ્રીમમાં એટલે કે કેનેડામાં નહીં, હું એવું એ ભયને કદાપી મગજમાં રાખવો નહીં. કારણ કે માતૃભાષા થકી સૌથી મોટી અને ભેટ જે મળી રહી છે એ સંસ્કારની મળી રહી છે. સંસ્કાર અને ઉછેરની 2 વસ્તુ બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. આજે હું ઉત્તર અમેરિકામાં આટલા વર્ષો રહ્યા પછી મારી માતૃભાષા ઉપર કેમ મને ખૂબ ગૌરવ છે, કારણ કે માતૃભાષાએ મને રોટલી તો આપી, પણ સાથે મને ઓટલો પણ આપ્યો, સાથે મને જીવન જીવવાની કળા શીખવાડી. મહદ અંશે લઘુત્તમ ગ્રંથિનો જે ભોગ થાય છે, ઘણા ખરા ભારતીયો કે કોઈ પણ પરદેશથી આવેલી વ્યક્તિઓ શરૂઆતના સમયમાં ખૂબ લઘુત્તમ ગ્રંથિનો સામનો કરી રહ્યા હોય છે. હવે આ લઘુત્તમ ગ્રંથિ જો તમારી માતૃભાષામાં તમારો પ્રભાવ હશે તો હું તમને દાવા સાથે કહું છું કે તમને તમારા ઘરની અંદર ખૂબ મદદરૂપ થશે. અને એમાં પણ જ્યારે પેઢીનો વિસ્તાર થાય છે ત્યારે ભાષા શરૂઆતમાં બાળકો સ્વીકારતા નથી. શરૂઆતમાં બાળકો કદાપી તમારી માતૃભાષાને આવકારશે નહીં, કારણ કે એમના સ્કૂલના મિત્રો એમને ખૂબ હેરાન કરે છે. અને પીયર પ્રેશર જેવી વસ્તુ નાની ઉંમરમાં બાળક બહુ ભોગવી રહ્યો હોય છે. એટલે માતા પિતા એક જ વસ્તુ યાદ રાખવી કે કોમ્યુનિકેશન, તમારો વાર્તાલાપ બાળક સાથે ખૂબ સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ. કે ભાઈ બાળક સ્કૂલમાં ગયો, બાળક સ્કૂલમાં કોની સાથે છે, કયો મિત્ર છે, અને ઘરમાં આવે ત્યારે એને એવું ના થવું જોઈએ કે દબાણથી એની માતૃભાષા વાપરી રહ્યો છે. એને માતૃભાષા વાપરતા ખૂબ આનંદ થવો જોઈએ. અને તમે જ્યારે કોઈ પણ વાર્તાલાપ તમારા બાળક સાથે કરો તો શુદ્ધ ભાષામાં એનું આચરણ કરો. હવે અત્યારે ઘણા ખરા ગુજરાતી કુટુંબો ભાષાને કદાચ અજ્ઞાન પણ કરે છે, અને એમની ભાષામાં દરેક અંગ્રેજી શબ્દનો એટલો બધો સમાવેશ કરે છે કે ઘણી વખત મને એમ થાય કે આ બાળક જ્યારે મોટું થશે તો એની પાસે શું અપેક્ષા આપણે રાખીશું. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે કૂવામાં હોય તો અવાડામાં આવે. જો માં જ આ વસ્તુમાં પૂરેપૂરી સાવચેતી નહીં રાખે તો એની ભાષા એ શુદ્ધ ભાષા નહીં હોય. અને શુદ્ધ ભાષા નથી હોતી ત્યારે સંસ્કારમાં પણ ઉણપ થાય છે. હું તમને કહી દઉં કે સંસ્કાર વસ્તુ એવી છે, સંસ્કાર અને ધર્મ બંને એક રત્ના પૈડા છે. સંસ્કાર ધર્મ એટલો બધો છે કે ધર્મમાં આપણે જો વાત કરીએ તો કોઈ પણ અતિશય અતિરેક થાય છે. ધર્મમાં જ્યારે તમારી વધુ ને વધુ પ્રભાવ પડતો જાય, તમારી શ્રદ્ધાના રૂપ બદલતા જાય,
એટલે ફેનેટિઝમ શબ્દ આવી ગયો, અને ફેનેટિઝમ ઇઝ અ ક્રાઇમ. હું એવું માનું છું કે ફેનેટિઝમના થકી જ આજે આખી દુનિયામાં ટેરરિસ્ટ ઉભા થયા છે. એમ ભગવાન આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે મોનેસ્ટી ધર્મને એવી રીતે સ્વીકારીએ કે જે ધર્મ થકી આપણી શ્રદ્ધાને પણ આપણે વેગ આપીએ, સાથે સાથે વે ઓફ અપબ્રિંગિંગ કલ્ચર એને પણ આપણે એવી રીતે કે બાળકને અંધશ્રદ્ધાનો શિકાર ના થવો જોઈએ. શ્રદ્ધા બહુ મોટું બળ છે, પણ અંધશ્રદ્ધા એ ખતરનાક છે. આજે ઘણું ખરું જે દુનિયામાં પરદેશમાં ઠેર ઠેર જે બધા એટેક થઈ રહ્યા છે ફેનેટિઝમના લીધે. તમે હમણાં આપણે કેનેડામાં તમે જુઓ કે કેવી વસ્તુ થયેલી છે અત્યારે. હમણાં 2 દિવસ પહેલા કેનેડામાં જે વસ્તુ થઈ, હેટ ક્રાઇમ, ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ પ્રોબ્લેમ વી આર ફેસિંગ. પોલરાઇઝેશન થયેલું છે, અને એને આપણે મિટાવવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. ભારત દેશને તો ધન્યવાદ આપું છું કે આટલી બધી ભિન્ન ભિન્ન જાતિઓ સાથે પણ આપણે એકતાના મૂળને પકડી રાખ્યું છે. કારણ કે આપણી ઉછેરણીમાં આપણા ધર્મમાં સહનશીલતા અને બલિદાન આ બે બહુ મોટા બળ હતા. આ બે બળે આપણાને બહુ જ આપણી જિંદગીમાં બાળકોને જે સંયુક્ત કુટુંબની ભાવનાને ટકાવવાનો જે એક ઉપાય હતો એક જ છે કે તમે બાળકને બલિદાન અને સમર્પણની ભાવના શીખવાડો ઘરમાં. એટલા માટે શેરિંગ એન્ડ કેરિંગ, આપણે ઇંગ્લિશમાં જયારે કહીએ કે બાળક સ્કૂલમાં ભણતો હોય તો મિત્ર સાથે શેરિંગ કરે, કેરિંગ કરે, તો આ બધા વિચારો બાળક જયારે મોટો થાય ત્યારે એને એટલું સુંદર રીતે એના કુટુંબના સભ્યો માટે આદર, માન, સત્કાર, આ બધા આભૂષણો બહુ જરૂર છે. શિસ્તનું પાલન પણ બહુ જરૂર છે. કારણ કે ઘણી વખત આપણે એમ વિચાર કરીએ કે ભાઈ ચલો બાળકને 7 વાગે આપણે સુવા લઈ જવો છે, અને બાળક 9 વાગે જાય, અથવા તો બાળકને કોઈ જગ્યાએ આપણે બોલાવવો છે, પણ તમે જો સમયની મર્યાદા નહીં ઓળખો અને સમયનું પાલન નહીં કરો તો એ બાળક જ એ હથિયાર હાથમાં લઈને તમારી સાથે તમારી માન મર્યાદાને આટોપી જશે. હવે આપણે ઘરમાં એવી રીતે આપણે વડીલ તરીકેનું વડીલપણું તો છે, પણ વડીલપણું આપણા ચરિત્રની, આપણી દ્રષ્ટિએ હયાતીમાં વડીલ છીએ, પણ આપણી કાર્યસિદ્ધિમાં વડીલ તરીકે આપણું કામ ના થવું જોઈએ. બાળક સાથે આપણે એના બાળક છીએ એ રીતે આપણો વર્તાવ હોવો જોઈએ. તો હું જરૂરથી તમને કહું કે બાળક બધી જ વસ્તુ કરશે તમારી સાથે, કે એ તમારો શેઠ છે, એ તમારો બોસ છે. એ રીતે આજે મારા દોહિત્રો મારી સાથે બધી ભાષામાં, તમે આવતીકાલે હું 71 વર્ષની મારી જન્મસિદ્ધિ ઉપર છે, તો તમે વિચાર કરજો પદ્માસનમાંથી એમની શરૂઆત થવાની છે. કારણ કે અમારે બતાવવું છે કે ચેરિટી બિગિન્સ ફ્રોમ હોમ. તમે બાળકના જે આદર્શોને જીવનમાં પચાવ્યા છે, આદર્શોને સમાજમાં વેચવા માટે પહેલું તમારું ઘર અને ત્યાર પછી તમારું ગામ. જો ઘરમાં તમે ડાયા હશો તો ગામમાં ડાયા જરૂરથી થશો. એમ તમારું બાળક આજે મધુરાણી યાત્રી, માય સન ઇઝ 42 years and my daughter is 40 years. બંને બાળકો ટોરન્ટો કેનેડામાં જ ઉછર્યા, પણ આજે ટોરન્ટો કેનેડામાં છેલ્લા 23 વર્ષથી ગરબા દર વર્ષે અમે આપીએ છીએ, ને એમાં મારી દીકરી ગુજરાતી વાંચવાનું, ગુજરાતી લખવાનું, ગુજરાતી બોલવાનું, ગુજરાતી પહેરવેશ, ગુજરાતી ખાવાનું, આ બધી વસ્તુમાં ખૂબ મહદ અંશે ગર્વ અનુભવે. આજે ગર્વ અનુભવે તમારો બાળક તમારા સંસ્કાર માટે જયારે ગર્વ અનુભવશે તો સમજી લેવાનું કે આ પૃથ્વી ઉપર તમે સ્વર્ગ લાવી દીધેલું છે. તમને કોઈ ચિંતા રહેશે નહીં. કારણ કે જ્યારે એની ઉછેરણી માટે એને ગર્વ થાય કે મારા ઘરમાં દાદા, દાદી, માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન અને મારા બીજા ભાઈ પણ મારી સાથે રહે છે. હવે આ જાતના વિચાર થકી એ આત્મવિશ્વાસ કેળવે છે, અને એને એવું લાગે કે આ ઘરમાં હું પૂરેપૂરો સંરક્ષણ છે મને. અને ઘરમાં જયારે એને સંરક્ષણ મળે તો એ રસ્તામાં મોટો હોશિયાર વિદ્યાર્થી આવે છે. આજે હું તમને ઘણા દાખલા આપીશ કે અમારો બાળક જે અત્યારે વાહિન છે, એનું નામ છે, એ અત્યારે 12 વર્ષનો થયો. તો મેં એની જયારે દિન પ્રતિદિન એની વિચારસરણીમાં ઘણા બદલાવ મેં નોંધ્યા. અને આજે તમને નવાઈ લાગશે કે 12 વર્ષની ઉજવણી પછી આજે એને જે વિચારો સામાજિક ધોરણ ઉપર છે એ એટલા સુંદર છે કે આજે હું તમને ખાલી દાખલો આપું છું. આવતીકાલે અમારા ત્યાં જે મારી 71 વર્ષની જન્મની ઉજવણીમાં અમારે 34 સ્પીકર છે. મારા એટલા સગા છે, એટલા મિત્રો છે. અમે 100ની એન્ટ્રી લીધેલી છે અને ઝૂમ માધ્યમ દ્વારા અમે આવવાના.
પરંતુ તમને નવે લાગશે કે મીટિંગમાં એ કહે છે કે દાદા હું તમને એક ઉપાય સુઝાવું છું કે આપણે પ્રોટોકોલમાં કેવી રીતે એકબીજાનું માન સન્માન રાખી શકીએ. મને બહુ નવાઈ લાગી. મેં મધુને કહ્યું કે ભાઈ આ તો કમાલ કહેવાય, આ બાળક આ સામાજિક ધોરણ પર. તો કે હું તમને એક એવો આઈડિયા આપું છું કે ભારત વાળાને પહેલા તમે બોલાવો, ત્યાર પછી કેનેડા વાળાને બોલાવો, ત્યાર પછી અમેરિકા વાળાને બોલાવો. તમે પ્રોટોકોલમાં ભાઈ છે કે બેન જોતા નહીં. એટલે આપણા અનિતાબેનને જરાય ખોટું નહીં લાગે કે છે કેનેડાના છે. તો વિચાર કરો કે કેટલું સુંદર વિચાર. અને એટલા માટે ઘરનું વાતાવરણ બાળકને બહુ મહાન ભાગ ભજવે છે. મારું તારું ઘરમાં હોવું ના જોઈએ. અમારું શબ્દ જો હશે તો હું દાવા સાથે કહું છું કે આપણું બાળક આપણને એમના જીવનનો જ એક અંગ સમજશે. અને આ બધી વસ્તુઓ હું એટલા માટે આપ સાથે વહેંચું છું કે ઉત્તર અમેરિકામાં રહ્યા પછી જે ઘર આંગણે મનની શાંતિ કેળવાઈ, તમારું તંદુરસ્તી શું કર્યું. અને બીજું અમે શાકાહારી ભોજનમાં પણ ખૂબ અમે અગ્રગણ્ય ભાગ ભજવીએ છીએ. મદ્યપાન ધૂમ્રપાનથી દૂર રહ્યા. શાકાહારી ભોજન અમારા માટે મહત્વનું રહ્યું. અને સાથે સાથે બાળકોમાં માન સન્માન આ બે વસ્તુ બહુ આદર છે. એટલે જ્યારે હું ઉત્તર અમેરિકામાં ભારતીય સંસ્કાર કે જે આપણને ગર્ભમાંથી મળ્યા છે એની સાચવણી કરવી એ બહુ તકલીફનું કામ છે, પણ અશક્ય નથી. કોઈ પણ કામ તકલીફનું હોય એટલે નામુમકિન નથી, એ નહીં સમજવું જોઈએ. આપણે ભગવાને એક જ પ્રાર્થના કરવાની કે આપણને એવી આંતરિક શક્તિ આપે કે આવી પડેલી તકલીફ નથી, આપણી પરીક્ષા છે. અને આ પરીક્ષામાં જો તમને સંધ્યાકાળે પ્રભાતનું દર્શન કરવું હોય તો તમારે આ ઉપાય લેવો પડશે. ઘણી વખત અર્થોપાર્જનમાં પતિ પત્ની ખૂબ જ વ્યસ્ત હોય છે અને એમાં ઘણી ખરી ડબલ ઇન્કમ. Double income is also one kind of trend nowadays, to be honest with you. I want to emphasize this point. કારણ કે જ્યારે ડબલ ઇન્કમની વાત કરીએ તો બરોબર છે કે ડે બાય ડે we are always in materialistic life. એમાં આપણે આજે 1000 સ્ક્વેર ફીટનું ઘર, કાલે 2000 સ્ક્વેર ફીટનું ઘર, ધીરે ધીરે આપણી જરૂરિયાતો વધતી જાય છે. પરંતુ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણી ખરી જે મિલકત છે, ખરી એસેટ છે, એને આપણે ધ્યાન નથી આપતા. અને જ્યારે મોટા થાય ત્યારે આપણે જ્યારે બાળક આપણી સામે જાય, બાળક સંસ્કારની સાચવણી ના કરે, બાળકને હંમેશા ઉગ્ર થઈને ફરે, ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે જ્યારે બાળકને મારી જરૂર હતી ત્યારે મારા વિચાર આ હાલ મારામાં ચાલતા નહોતા. હું તો મારા તમામ મારી નજીક આવતા દરેક મિત્રોને એક જ વસ્તુ કહીશ કે તમે સાચી મૂડીને સંભાળજો. ખોટી મૂડી એ પેરિશેબલ છે, નાશવંત છે. સાચી મૂડી એવી સંભાળો કે તમારે સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, ભાષા, રહેણી કરણી, ખાણી પીણી કોઈ ચિંતા નહીં કરવી પડે. પણ તમે જ્યારે તમારી જે મૂલ્યાંકન છે એ મૂલ્યાંકન તમારે બદલવું પડશે કે તમારે ઇવેલ્યુએટ ઓફ ધી લાઈફ પ્રાયોરિટી. એમ આજે હું ભગવાન એક પ્રાર્થના કરું કે મા બાપને એવા સશક્ત બનાવે કે જ્યારે બાળક આવે તો બાળકની ઉછેરણી માટે રાત દિવસ શરૂઆતના 5 વર્ષ અને મહદઅંશે 12 વર્ષ સુધી એવો મજબૂત પાયો બનાવે કે જ્યારે બાળક ટીનેજરમાંથી પ્રસાર થાય છે અને એમાં હાઈસ્કૂલમાંથી ગ્રેજ્યુએટ છે, યુનિવર્સિટીમાં જાય, એ સમય બહુ જ સખત છે. કારણ કે એમાં એના શરીરના અંગો પણ બદલાતા હોય છે, એનું આકર્ષણનું કેન્દ્ર પણ બદલાતું હોય છે. એટલે આપણે ભગવાન એક પ્રાર્થના એ કરવાની કે જેટલા ભારતીયો અહીંયા કેનેડામાં નવા આવે તો એમને સાચી મૂડીની પરખ કરાવીએ. સાચી મૂડી એટલે તમારા સંતાનની સુંદર રીતે જાળવણી. સંતાનની સુંદર રીતે જાળવણી કરશો તો હું દાવા સાથે કહું છું કે તમારું આખું જીવન આ પૃથ્વી પર પલટાઈ જશે. એવું પલટાઈ જશે કે બહારની મલિનતા ભરેલું વાતાવરણ કદાપી તમારા ઘરને અસર નહીં કરે. જો મા બાપ યોગ્ય સમય બાળક સાથે વિતાવશે, મા બાપ બાળકને યોગ્ય દિશામાં માર્ગદર્શન આપશે અને સાથે સાથે બાળક સાથે કોઈ પણ જાતની થપ્પાની રમત નહીં રમવી. થપ્પાની રમત એટલે હાઈડ એન્ડ સીક ગેમ. ઘરમાં બાળક એક જ વસ્તુ જુઠ્ઠું બોલતા પકડાય છે એટલે બાળકને એક પ્રણાલિકા મળી જાય છે કે જો મારા મા બાપ આ આદર્શને પચાવતા ના હોય તો મને કઈ ફરક પડતો નથી. એટલે મારી નમ્ર વિનંતી કે સંસ્કાર ને સંસ્કૃતિની જાળવણી માટે તમારા વહેન જે પણ નીકળે, જે બોલો એ પાડજો અને પાડો એટલું જ બોલજો.
મારી નમ્ર વિનંતી મારા દરેક ભારતીય ભાઈ બહેનોને, તમે બોલો એટલું જ પાડજો અને પાડજો એટલું બોલજો. આ જો વિધાન તમે સમજશો તો હું કહી શકું છું કે તમારે બાળકને બીજી કોઈ કેરો નહીં. એકેડેમિક એક્સેલન્સી આઈ નેવર કન્સિડર એઝ અ પ્રોગ્રેસ મેટર. હું હંમેશા એક જ વસ્તુ કહું કે સંસ્કાર સંસ્કૃતિના મિલન સાથે તારી પ્રગતિ એટલે સમતોલન જીવન. અને સમતોલન જીવન એટલે તમે એટલું સમજી લેજો કે તમારા જીવનમાં મેઘધનુષ થઈને દરેક વસ્તુ આવવાની છે. અને આ મેઘધનુષની વસ્તુ તમને જીવનનો અનેરો આનંદ આપશે. કે એ અનેરા આનંદ માટે સંસ્કાર ને સંસ્કૃતિ તો કામ કરે છે, પણ સાથે સાથે આખા કુટુંબના સભ્યો તમારા દરેકે દરેક ધ્યેયને હાંસલ કરવા માટે સાથ આપે છે. એટલે આજે જ્યારે મને અહીંયા ઉપસ્થિત થયો છું તો મારા દિલની વાત એટલી જ કહું કે ઉત્તર અમેરિકામાં જે પણ ભાઈ બહેનો આવે, મારી નમ્ર વિનંતી કે તમારી સાચી મૂડીને બહુ સુંદર રીતે સાચવજો. ભારત દેશે આપણને ખૂબ સુંદર મૂડી આપી. ભારત દેશે આપણા ગર્ભમાં સંસ્કાર આપ્યા, સંસ્કાર સાથે માતૃભાષા આપી. આપણે અહીંયા એટલા બધા અંજાઈ જઈએ છીએ અને એમાં ભૌતિક સુખની એવી મોટી લહેર ચાલે છે કે આપણાને જે સામાજિક સુખ છે કે આત્મીયતાનું સુખ છે એ દરેક વસ્તુ આપણા જીવનમાંથી નીકળતી જાય છે. એટલે મારી નમ્ર વિનંતી મારા તમામ શ્રોતાજન, આજે જે પણ ભાઈઓ અહીંયા હાજર છે, કે જો કે આજે હું 55 વર્ષ પછી પણ મને આ દેશમાં એટલી મજા આવે કે સાથી મજા આવે, કારણ કે હું ભારતથી દૂર છું જ નહીં, ગુજરાતથી દૂર છું જ નહીં. મારા ઘરની પ્રવૃત્તિઓ ગુજરાત કરતા પણ વધુ સારી રીતે અહીંયા હોય છે. સવારના ઉઠીને મા બાપને પગે લાગવા કે સવારના પ્રાર્થના કરવી, આદર સત્કાર માન આ દરેક જીવનમાં પચાવવું અને આજ્ઞાંકિત બાળક થવું અને લેખન રાખવું પાછું સાથે. ગુજરાતીમાં વાર્તાલાપ કરવો, સાથે સાથે લેખન પણ કરવું. અને જન્મદિવસની ઉજવણીમાં મારો હંમેશા આગ્રહ રહે છે કે મારા દોહિત્ર પપૌત્ર, મારો પુત્ર, મારી પુત્રવધુ, મારી પુત્રી મને ગુજરાતીમાં જ પત્ર વ્યવહાર કરે. કારણ કે ઇંગ્લિશ ઇઝ અ કોમન ફેક્ટર ફોર અસ વેન વી આર લિવિંગ ઇન નોર્થ અમેરિકા. જ્યારે ગુજરાતી અજુક્ત વસ્તુ છે. એટલે નરેશભાઈને હું એટલું જ કહું કે બાળક મોટું થાય તો હંમેશા યાદ રાખજો કે ગુજરાતી ભાષામાં પત્ર વ્યવહાર એટલે તમારી જિંદગી સુંદર થઈ ગઈ. હું આજે બસ અહીંયા મને જે સમય આપવામાં આવ્યો હતો, નરેશભાઈએ મને 20 મિનિટ કહેલી છે અને હું એ સમયને માન મર્યાદા પાડીને જ કહીશ કે મને ખરેખર હું તમારો ખૂબ આભાર માનું છું કે આજે મને તમે અહીંયા આવીને મારા દિલની વાત કરવાની જે તક મળી અને એક સુંદર ફૂલની સુગંધને આપણે ચારે તરફ પ્રસરાઈએ, એ આપણો એક સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ. લેટ્સ ટ્રાય ટુ સ્પ્રેડ ધ ફ્રેગ્રન્સ ઓફ અવર રીચ કલ્ચર અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. એ આપણો એક મોટો સિદ્ધાંત સાથે હું અહીંયા મારી વાચાને પૂરી કરું છું ને સાથે તમારા દરેકનો આભાર માનું છું કે ભાઈ નરેશભાઈ તો મને એ લાવવામાં નિમિત્ત થયા અને પરમાત્માને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે જે આ વિકાસ સાંધી રહ્યા છો કે પ્રાઇડ ઓફ ભારત એક હેરિટેજ તમે જે સુંદર દરેક જગ્યાએ ગુજરાતી, મરાઠી, તામિલ આ દરેક ભાષાનું આપણી એક there is a proverbs of India કે our unity is in division. United, how we are divided કે ભાઈ અમે યુનિટી એટલા માટે રાખી શકીએ છીએ કારણ કે even though we have a different states, different dialogue, still at the end of the day our unity is in our diversity and that is the most beautiful factor Bharat India has preserved. એટલે હું ખરેખર આપ સર્વને ધન્યવાદ આપું છું. પરમાત્મા તમને આંતરિક શક્તિ આપે અને તમે જે કાર્યમાં અત્યારે સિદ્ધિ હાંસલ કરી રહ્યા છે કાર્યને વધુ ને વધુ તેજસ્વી બનાવવા આંતરિક શક્તિ મળે એવી પ્રાર્થના સાથે હું મારી વાણીને વિરમું છું. નમસ્તે. थैंक यू, धन्यवाद अशोक भाई. तो मैं दो बार उनके बारे में कहूंगा कि उनके बच्चे हैं वो लाइक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो बोलते हैं उसमें पढ़े हुए हैं और उनका जो उनके सन का बॉर्न भी आई थिंक यही हुआ है, बेटी का बॉर्न भी हुआ. उनके जो दोहित्र है, इसके पपौत्र है, उनके अब मैं गुजराती भाषा बोलने की बात नहीं कर रहा, उनके भजन आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे. यहाँ पे बड़े हुए तो दैट्स वे ही कल्टिवेट. अभी मैं और दूसरा है कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 साल की उम्र में वो कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, कनाडा में रह के भी. आज तक भी डॉक्टर पास नहीं गया हूं. I have never seen the doctor. I have never taken any aspirin in my life. I don't have SPACT even. Yeah, so thank you very much. हाँ, ये सब आपकी मेहरबानी है. Because I see the God in the human. And always, even though my little to my grandson, I call them Nana Bhagwan and Muta Bhagwan. Because they are the one who inspire me.
They are the one who gives me light in the dark night. And I never, even though they tease me a lot, let me be honest with you. So Thank this you, is why, Ashok bhai. Naresh bhai, I must say thank you to all of you, Ram bhai, and everybody, that you are the instrumental of my act today, and God give you all the solid strength to spread this fragrance around the globe. Thank you. थैंक यू अशोक भाई। तो जैसे उन्होंने बोला कि वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, उसका वन ऑफ द रीजन है आयुर्वेदा। एंड वी हैव अ नेक्स्ट स्पीकर, शी इज वैद्य संगीत मित्रा दास। वो प्रोफेसर है जीएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पिलखोआ में, उत्तर प्रदेश में, और उनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मैंने भी देखे हैं यहाँ पे। तो वी वेलकम वैद्य संगमित्रा दास जी को, और उनको बोलेंगे कि आप उनकी वाणी से हमें सबको बाबू करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि इस प्लेटफॉर्म में आके अपना आयुर्वेद के अनुसार जो कोविड-19 का जो समाधान है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। तो अभी मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। आज हम डिस्कशन करेंगे कम्बैटिंग कोविड-19 पेंडेमिक विथ आयुर्वेद। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो ये स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम जो है वो है कि हमारा हेल्दी स्टेट ऑफ आवर बॉडी उसको मेंटेन करना, जिसको कि हम कह सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। सेकेंड वन इज आतुरस्य विकार प्रशमनम, जिसको कि हम कह सकते हैं क्यूरेटिव मेजर्स। लाइक हम लोग अगर सफर किए, हम लोग अगर इन्फेक्टेड हुए, तो उसके बाद हम कैसे रोगमुक्त हो सकते हैं। मेनली हम लोग आज जो डिस्कशन करेंगे तो उसको हम ये 4 पॉइंट में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कन्फ्रंटिंग कोविड-19। आज का जो सबसे बड़ा समस्या है वह कोविड-19 का को हम कैसे उसके साथ फाइट करेंगे। आयुर्वेद डिस्क्रिप्शन रिजोनेटिंग करंट सिनेरियो ट्रीटमेंट एज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद। तो क्या ये कोविड-19 के बारे में या पेंडेमिक के बारे में आयुर्वेद में वर्णन है? अगर है तो उसका क्या वर्णन मिल रहा है और उसका समाधान के बारे में क्या बताया गया आयुर्वेद में। वेलनेस एंड इम्यूनिटी आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, तो बूस्टअप आवर इम्यूनिटी, व्हाट आर द मेजर्स, व्हाट आर द थिंग्स डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद। We all of us know that prevention is better than cure. Now we'll see about COVID-19 pandemic, which was declared as pandemic on 11th March 2020 by WHO. And this is not the first virus or pandemic, and this is not the last pandemic also. Before this pandemic, we have already faced lots of pandemics like Spanish flu, like swine flu, like SARS, like Ebola virus, all these things. And after COVID-19 also, we have already faced black fungus, white fungus, yellow fungus, and what next? So the thing is, the world can never be free of virus. We have to live with this virus, with this SARS or COVID-19 or like this, because, and how we'll survive with this? We have to boost up our immunity to fight against this virus. कोविड-19 ये एक पेंडेमिक है, इसको हम कह सकते हैं कि एक संक्रामक रोग है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कंटाजियस रोग है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये जा सकता है अगर हम साथ में रहते हैं, खाना पीना साथ में करते हैं, अगर हम हमारे कपड़ों को शेयर करते हैं, या हम लोग एक ही जगह में रहते हैं। The description of contagious or infectious diseases is found for the first time in Ayurvedic text only. And that is also thousands years back. This is the pride of India. आयुर्वेद में जो पेंडेमिक है उसको जनपद ध्वंस के नाम पे वर्णन हुआ है। तो जनपद ध्वंस का अर्थ क्या है? जनपद ध्वंस का अर्थ है कि वायु, जल, देश और काल बिगुण होने के कारण
इकट्ठा बहुत सारे लोगों के मृत्यु हो जाना, चाहे वो शैशवावस्था में हो, चाहे वो यौवनावस्था में हो, चाहे वो वृद्धावस्था में हो, चाहे वो गर्भिणी हो, और उसके पीछे कारण क्या है ना, हमारा असत कर्म, जिसको कहा गया है प्रज्ञापराध। आप सबको विदित थे कि आयुर्वेद जो है त्रिदोष के ऊपर आधारित थे, त्रिगुण के ऊपर आधारित है। तो त्रिदोष क्या है, वात पित्त कफ, त्रिगुण क्या है, सत्व रज तम। तो ये सबको, जैसे सत्व रज तम है, उसके अंदर भी जो सत्व है उसी को ही गुण कहा गया है। जो रज और तम है वो मानसिक दोष है, जो कि हमारे अंदर ये जो क्रोध, लोभ, अहंकार आदि, ये सब रज और तम के कारण ही होता है, सत्व गुण की हानि की वजह से होता है। द थिंग इज कि ये जो असत कर्म या अशुभ कर्म है, उसको करने से हमारे शरीर के अंदर सर्वदोष प्रकोपण होता है। तो ये सर्वदोष प्रकोपण क्या है ना, वात पित्त कफ प्लस वो जो मानसिक दोष के बारे में हमने डिस्कशन किए, रज और तम, तो वो विटेटेड होते हैं, वो प्रकोप हो जाते हैं, जिस वजह से रोग उत्पन्न होता है। तो उससे उसका चिकित्सा कैसे होगा? तो फर्स्ट वो बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। भेषजेन उपपाद्यन्ते न भवन्ति आतुरास्तथा। सपोज हमने देखे कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड होने के कारण इन लोगों को ब्रीदिंग सिकनेस हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, किसी का टेस्ट, स्मेल ये लॉस हो रहा है, तो वहां पर हमको क्या करना है ना, उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है कि ये सारे कफ के आधिक्य से हो रहा है, तो इसलिए हमको गर्म पानी लेना है, हमको गिलोय का बटी लेना है, हमको त्रिफला का सेवन करना है। तो ये सारे हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर हमको समय रहते ही हम ये सारे चीज को लेना शुरू कर दिया, या हम अभ्यस्त है, जैसे कि हमने हमारे जो प्रीवियस स्पीकर थे उनसे हमने जैसे सुने कि वो लास्ट 50 ईयर से वो डॉक्टर के पास नहीं गए हैं, तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। और फिर ये भी हमको सुनने को मिला कि वो आयुर्वेद अपनाते हैं इस वजह से, और ये सत्य है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हम ये सारे लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक त्रिफला आदि को लेते हैं, तो रोगग्रस्त हम नहीं होंगे। नेक्स्ट कम स्थान परित्याग। तो यहाँ पर स्थान परित्याग की कोई संभावना ही नहीं रहा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इससे पीड़ित थे, ये वैश्विक महामारी हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर स्थान परित्याग करने की संभावना ही नहीं है। थर्ड थिंग आता है कि अगर हम इन्फेक्टेड हो गए तो हमारा चिकित्सा क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले कहा गया है कि पंचकर्म ही इसका श्रेष्ठ चिकित्सा है। और पंचकर्म क्या है ना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी, जिसमें कि हम प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी हम करते हैं। उसके नेक्स्ट रसायन प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं। तो रसायन क्या है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे। सद्वृत्त का पालन। तो सद्वृत्त क्या है? सद्वृत्त का अर्थ है, वृत्त का अर्थ है जो हमारा दिनचर्या। तो सद्वृत्त जो हमारा लाइफस्टाइल है वो सम्यक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हमारा उठने का समय, हमारा सोने का समय, हमारा भोजन करने का समय, हमारा भोजन का मात्रा, हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, तो ये सारे चीज सम्यक होना आवश्यक है। नेक्स्ट सत्य, दान, भूते, दया, देवतार्चना। तो ये सारे भी हमारा पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल होना चाहिए। कोविड-19 साइन एंड सिम्टम्स एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि आप सभी ने, हम सबको विदित है, आज के समय में ये जो कोविड-19 का जो महामारी व्याप्त हुआ है, तो इसमें छोटे से लेके बड़े तक सभी को पता चल गया है कि क्या लक्षण है, क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो वही सारे है, सीवियर फैटिग और टायर्डनेस, ब्लैक फंगस उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, पैल्पिटेशन, हार्ट पैल्पिटेशन राइज करना, कफिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये सारे उसका लक्षण भी है, उसका साइन एंड सिम्टम में भी आता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस में भी आता है। इवन मस्कुलर पेन और डिप्रेशन या एंजाइटी, माइंड स्ट्रेस रहना, तो ये सारे कोरोना से ही रिलेटेड है। उसके ये मेन लक्षण में भी आएगा और उसके कॉम्प्लिकेशंस में भी आएगा। इवन लास्टली इंक्रीज रिस्क ऑफ डैमेज टू द हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, जिसको कि हम कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर। अगर हम समय पे चिकित्सा नहीं किए और हमारा इम्यूनिटी भी लो है, तो वहां पर मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर होने का भी संभावना रहती है। जैसे कि आप सबको विदित होगा कि हम सुनते हैं कि कोमॉर्बिडिटी कुछ है क्या। तो वो कोमॉर्बिडिटी क्या है? कोमॉर्बिडिटी है कि पहले से हम कुछ ऐसे बीमारी से पीड़ित है क्या, जिससे मृत्यु हो सकता है। तो इसका अर्थ है ऑलरेडी वी आर डेफिशिएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। ये कोविड-19 का जो चिकित्सा है, तो उसको हम आयुर्वेद में सन्निपात ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार ही करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया
तो इसमें कास श्वास होती है, उसमें ज्वर होता है, उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। ऑल दिस आर ड्यू टू कफाधिक्य। तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, कफ का चिकित्सा करना पड़ेगा। और जैसे कि कफ का चिकित्सा क्या होगा, गर्म पानी लेना है, हमको ठंडा चीज कुछ भी नहीं लेना है। जब भी हम भोजन करते हैं तो उसको गरम गरम ही भोजन करना है। उसके साथ साथ कफनाशक औषधियां लेना है, जैसे कि बचपन से ही तुलसी का स्वरस को मधु के साथ मिला के लेना, पिप्पली चूर्ण को मधु के साथ मिला के लेना। तो जो कि हमारा भारतीय परंपरा में छोटे बच्चों को पहले दिया जाता था, आज भी कोरोना से बचाव के लिए वही श्रेष्ठ उपाय है। कोरोना के प्रिवेंटिव के मेजर्स के रूप में सबसे बेस्ट तरीका जो है वो वही हो सकता है। लंघन या अपतर्पण, तो लंघन का अर्थ हुआ कि लघु अन्न से शरीर में लघुता लाना। तो लघु अन्न क्या है, जैसे कि हम डेली रोटी दाल सब्जी वगैरह वगैरह ये सब खाते हैं। तो जब हमको फीवर आ गया, जब हम कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है कि हमारा खाद्य को, हमारे अन्न को कंट्रोल कर लेना है। हमको बहुत लाइट डाइट लेना है, जैसे कि हम मूंग की दाल ले सकते हैं, हम दलिया ले सकते हैं, हम गर्म पानी ले सकते हैं। लेकिन हमको कुछ भी हेवी डाइट जो हमारा नॉर्मल डाइट के तौर पे हम लेते थे उसको नहीं लेना है। भोजन करने के बाद या बीच में जब भी हमको पानी पीना होगा, द बेस्ट वाटर इज आरोग्यम्बु। तो आरोग्यम्बु क्या है, आरोग्यम्बु है कि हम 4 लीटर पानी लेंगे, उसको उबालते उबालते 1 लीटर अवशेष रह जाएगा, तो उसको हमको पीना है। तो आरोग्यम्बु का अर्थ हुआ 2 चीज, उससे 2 फायदा होगा। नंबर 1 इज हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप होगा, नंबर 2 इज रोग से मुक्ति मिलेगा। ये दोनों काम करता है, इसलिए उसका नाम है आरोग्यम्बु। और इसको हमको अपनाना है, इसको हमको पीना है। हमको नॉर्मल वाटर नहीं लेना है, हमको नारियल की पानी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम आरोग्यम्बु इज द बेस्ट पथ्य। हमको पानी के तौर पे जब भी हमको कुछ पीने को इच्छा हो रही है, अगर हम कोरोना से बचना चाहते हैं, हम कोरोना से पीड़ित हो गए हैं या कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस हमारे अंदर है, तो आरोग्यम्बु हमको लेना चाहिए। नेक्स्ट पाचन औषधि, जैसे कि अमृतोत्तर कषाय, शुंठी या गिलोय या तुलसी, इस टाइप से कुछ भी औषधि, शुंठी गिलोय तुलसी आदि, इस सब को हम काढ़ा बना के ले सकते हैं। उसके चूर्ण को भी हम ले सकते हैं। या फिर अमृतोत्तर कषायम, जिसमें गिलोय रहता है, तो उसको हम भोजन से पहले, लेकिन ये जितने भी चिकित्सा है ये सबको स्वयं प्रयोग नहीं करना है, इसको कोई क्वालिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य के परामर्श के अनुसार ही करना है। उसके नेक्स्ट ज्वरनाशक औषधि, जैसे कि आप सबको विदित होगा आयुष 64 के बारे में। तो आयुष 64 को दिन में 2 बार हमको 2-2 गोली लेना है, या फिर सुदर्शन घनवटी लेना है, या फिर गिलोय घनवटी लेना है, या फिर इंदुकांत कषायम लेना है, या द्राक्षादि कषायम लेना है। उसके नेक्स्ट आता है कास श्वास हर औषधि बिन अश्वगंधा। अश्वगंधा ज्वर की स्थिति में भी हम ले सकते हैं। अश्वगंधा को हम जब पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में जो जनरल डेबिलिटी होता है, जो वीकनेस होता है, फैटिग होता है, तो उसमें भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर कास श्वास और ज्वर ये 3 प्रधान समस्या होता है। तो जब कास श्वास की कंप्लेन है तो वहां पर हम च्यवनप्राश ले सकते हैं, लक्ष्मी विलास रस ले सकते हैं, सीतोपलादि चूर्ण को शहद के साथ मिला के हम चाट सकते हैं, तालिसादि चूर्ण को ले सकते हैं, आयुष क्वाथ जो कि आप सबको विदित होगा। मुझे लगता है कि पूरे सारे भारतीयों को ये पता चल गया होगा कि आयुष क्वाथ लेना है। तो ये आयुष क्वाथ में 4 द्रव्य रहता है। तो जैसे कि वहां पर तुलसी रहा, त्वक मीन्स दालचीनी रहा, उसके साथ शुंठी है और काली मिर्च है, ऐसे 4 द्रव्य है उसमें। तो उसका हम चाय जैसा बना के, काढ़ा बना के उसको पीना है। खदिरादि बटी, सपोज हम कोविड से फ्री हो गए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि गले में अभी भी खारिज है, अभी भी हमको गले में खुजली हो रही है, हम बात करते करते अटक रहे हैं, तो वहां पर हमको खदिरादि बटी को चूसना है। नेक्स्ट पंचकर्म, जिसमें कि विरेचन कर्म को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो विरेचन कर्म क्या है ना, नित्य हमारा कोष्ठ शुद्धि होना आवश्यक है। तो कोष्ठ शुद्धि कैसे कराएंगे ना, हमको रात को सोने से पहले हमको हमेशा डिनर अपना अर्ली कर लेना चाहिए, 8 बजे के अंदर कर लेना चाहिए। और रात्रि भोजन करने के 2 घंटे बाद हमको कोष्ठ शुद्धि के लिए कोई भी औषधि लेना चाहिए, जैसे कि त्रिफला है तो त्रिफला के चूर्ण ले सकते हैं, त्रिफला के बोटी ले सकते हैं, त्रिफला के क्वाथ भी ले सकते हैं। और अगर त्रिफला हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ओनली हरितकी को भी ले सकते हैं, या फिर पंचसकार चूर्ण ले सकते हैं।
या फिर जो मेडिकेटेड कास्टर ऑयल होता है जिसको हम एरंड तेल कहते हैं, तो उसको भी दूध में डाल के हम ले सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये सारे चीज कोई वैद्य के परामर्श से ही करना है। नेक्स्ट, अगर हमको पोस्ट कोविड वीकनेस है, फैटिग है, तो वहां पर अमृतारिष्टम, अश्वगंधारिष्टम, द्राक्षादि लेह्यम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये इन तीनों में से जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये सारे को हमको जैसे अमृतारिष्टम, अश्वगंधारिष्टम, इसको भोजन करने के बाद लेना है। और आइदर ऑफ दीज, इसका अर्थ नहीं है कि ये सारे को इकट्ठा हमको लेना है। तो अमृतारिष्ट या अश्वगंधारिष्ट को भोजन करने के बाद हमको लेना है पानी के साथ मिला के। और द्राक्षादि लेह्यम को हम भोजन से पहले ले सकते हैं उसको, और गुनगुना पानी के साथ। रसायन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रसायन क्या है, जो कि एक कॉमन मैन को समझने के लिए रसायन का अर्थ यही है, जो कि इम्यूनोमोडुलेटर है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाला है। और आयुर्वेद में जितने द्रव्य कहा गया है उसमें सबसे श्रेष्ठ रसायन का उपाय जो कहे वो है क्षीर और घृत का अभ्यास। और ये क्षीर और घृत जो है गोघृत होना चाहिए, इसको नित्य हमको भोजन में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मात्रा में बहुत नहीं, इसका अर्थ है कि डेली हमको गोघृत या गोदुग्ध, तो ये दोनों का अभ्यास करना चाहिए। और ये श्रेष्ठ रसायन है, श्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर है। औषधि के तौर पे च्यवनप्राश, शतावरी, अश्वगंधा, गुड़ुचि, पुनर्नवा, हरितकी, आमलकी, यष्टिमधु, तो ये सारे बहुत अच्छे रसायन के द्रव्य हैं। इनमें से किसी एक को अगर हम रेगुलर लेते हैं तो ये भी हमारा इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्टअप करता है। भोजन में हमको ध्यान रखना है कि दाडिम, द्राक्षा, सिग्रू यूज जो है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है क्या है ये जो ड्रमस्टिक होता है उसको लेके पानी में डाल के उसको उबाल के उसके यूज को पीना है। बर्ताक, पटोल और कारवेल्लक आदि, तो ये सारे हमारे पथ्य में आते हैं कि इसी को ही हमको भोजन में लेना है। हमको बहुत ज्यादा हेवी डाइट, हमको गोभी नहीं लेना है, हमको टमाटो नहीं लेना है, हमको आलू ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। तो ये जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि दाडिम है, द्राक्षा है, पटोल है, बर्ताक है, कारवेल्लक है, तो ये सारे का हमको प्रयोग करना है। और दाल के अंदर हमको मूंग की दाल ही लेना है। अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों तेल या फिर गोघृत का प्रयोग करना है। जैसे कि सुबह सुबह उठ के, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोविड से पीड़ित होंगे तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो अणु तेल, षडबिंदु तेल या सरसों तेल या गोघृत है, तो इसको हम सुबह सुबह कोष्ठ शुद्धि होने के बाद 2 बिंदु की मात्रा में हम उसको दोनों नस्ट्रिल में हम उसको डाल सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं या फिर हम उसको बियर नहीं कर पाते हैं, उससे बर्निंग सेंसेशन थोड़ा बहुत होता है अगर, तो वहां पर हम सिर्फ उंगली को डुबा के हम नासा के अंदर उसको स्निग्ध कर सकते हैं। योग, आसन एवं प्राणायाम का नित्य अभ्यास करना है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु संधि का जो नियम है उसका पालन करना है और सद्वृत्त पालन करना है, या हमारे लाइफस्टाइल को प्रॉपर रखना है। योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध, तो योग के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम कोविड से पीड़ित नहीं है तो अभी भी हमारे मन में आशंका रहती है कि कहीं मैं कोविड से पीड़ित तो नहीं हो जाऊंगी, इस वजह से हमारा मन पीड़ित रहता है। अगर हम कोविड से पीड़ित हो गए तो अभी भी मन में शंका होती है कि मैं ठीक होंगी या नहीं। नंबर 3, अगर हम कोविड फ्री भी हो गए, अगर हमको कोविड हुआ तो हम ठीक भी हो गए, उसके बाद भी लोगों का डेथ हो रहा है, उसको देख के भी हमारे अंदर स्ट्रेस हो रहा है। तो मन स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और मन को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो है योग। और योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति निरोध क्या है? चित्त का अर्थ है मन। तो मन का जो वृत्ति है, तो मन का वृत्ति क्या है? मन चंचल है, तो ये फ्लक्चुएट करता है, ये मॉडिफिकेशन करता है, और इसके जो फंक्शंस है, इसके जो बहुत ज्यादा उसका जो चंचलता है, तो उसको कंट्रोल में लाना, उसी को कहेंगे योग, चित्त वृत्ति निरोध। तो योग जो है तो यूनाइट द सेल्फ विद द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्स, इसको हम कह सकते हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ या ईश्वर के साथ जुड़ने की जो उपाय है, इवन आयुर्वेद कहता है कि योग मोक्ष प्रवर्तक, योग जो है वो मोक्ष का प्रवर्तक है, ऐसे आयुर्वेद मानता है। और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग का डेफिनेशन है, योग इज द सप्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड, और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योग प्रोवाइड्स अ हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। इसलिए हमको योग का नित्य अभ्यास करना चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट? पंचकर्म एवं रसायन का प्रयोग।
सद्वृत्त का पालन, दिनचर्या ऋतुचर्या, योग का अभ्यास, ऋतु संधि का नियम का पालन करना। जैसे कि हम डिस्कशन किए कि अगर हम कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए तो उसके बाद हमको ज्वर का चिकित्सा करना है, श्वास का चिकित्सा करना है, काश का चिकित्सा करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इज कि भोजन को हमको लघु भोजन लेना है, जो इजी डाइजेस्टेबल थिंग्स हो तो वैसे हमको भोजन लेना है, जिसको कि आयुर्वेद में लंघन कहा गया। और लंघन जो है आयुर्वेद के अनुसार ज्वर चिकित्सा का सबसे पहला चिकित्सा है लंघन। WHO के द्वारा जो हेल्थ का डेफिनेशन कहा गया है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन व्हिच डिजीज एंड इन्फर्मिटी आर एब्सेंट और प्रेजेंट। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। सुश्रुत संहिता में 1000 years ago ऑलरेडी सुश्रुत ने इसको डिस्क्राइब किए हैं कि स्वस्थावस्था क्या है ना। अगर हमारे शरीर में दोष, अग्नि, मल, धातु, तो ये सारे इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है ना, हमको समय में ही कोष्ठ शुद्धि मीन्स मल का प्रवर्तन करने का वेग आ रहा है, हमको समय में नींद आ रही है, समय में हमको भूख लग रही है, समय में हमको प्यास लग रही है। तो ये सारे कर्म अगर सम्यक रूप में हो रहा है तो हम स्वस्थ है। और उसको छोड़ के और भी जो ये गुरुत्वपूर्ण लक्षण उन्होंने कहे, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, मीन्स हमारा आत्मा, हमारा इंद्रिय, हमारा मन प्रसन्न है। इसका अर्थ क्या है ना, सुबह से लेके शाम तक, जैसे सुबह हमने उठे तो हम विषादग्रस्त नहीं हो रहे, हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमको आनंद आती है। व्हाट एवर वी आर डूइंग वी आर एंजॉयिंग दैट। चाहे हमारा कर्म हो, चाहे हमारा फैमिली हो, चाहे हमारा लाइफ में जो भी हो रहा है, वो सारे चीज को हम आनंद, हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। तो एंथुजियाज्म टू वर्क और एंथुजियाज्म टू बी कंपैशनेट, उसी को ही हम कहेंगे आनंदम। इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी क्या है ना, सहज, कालज और युक्तिकृत, ऐसे करके 3 प्रकार की इम्यूनिटी, जिसको कि आयुर्वेद में बल कहा गया। तो सहज बल है जो नेचुरल इम्यूनिटी, जो पैदाइश से हमारे साथ आता है। हमारे माता और पिता ये दोनों हेल्दी थे। हम जब माँ के गर्भाशय में थे तो उस समय माता का जो आहार विहार था, माता का जो थिंकिंग था, माता का जो हैबिट्स था, वो सारे बहुत हेल्दी था। तो इस वजह से हमारे अंदर बहुत अच्छा इम्यूनिटी हम लेके आए हैं। कालस बल का अर्थ है जो कि एज रिलेटेड और सीजन वाइज जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप करता है। थर्ड वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय के लिए बहुत ही ज्यादा ये युक्तियुक्त है, वो है युक्तिकृत बल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है ये ना, हम अपनी लाइफ टाइम में सपोज हमने देखे कि हम बहुत जल्दी, हमको कोई भी एलर्जी हो जाता है कोई भी द्रव्य से, या जल्दी हमको रोग हो जाता है, थोड़ा बहुत अपथ्य करते हैं तो इसका अर्थ है कि हमारा इम्यूनिटी जो है वो अच्छा नहीं है। तो हमको क्या करेंगे ताकि हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कशन किए कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहना चाहिए, हमको नित्य च्यवनप्राश लेना चाहिए, या फिर आंवला का प्रयोग करेंगे, या फिर हम कोई रसायन जैसे गुरुचि आदि का प्रयोग करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, आगे हमारा लाइफ और फ्रीक्वेंटली डिजीज्ड नहीं होगा। उसके नेक्स्ट, त्रयो उपस्तंभ या बेसिक पिलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो त्रयो उपस्तंभ क्या है, आहार, निद्रा और आनंद। हमको स्वस्थ रहने के लिए समय में भोजन करना है, मात्रावत भोजन करना है और बैलेंस डाइट लेना है, संतुलित आहार लेना है। तो बैलेंस डाइट क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखे हैं षष्ठी का शालिमुद्गाश्च। तो जो हमारा डेली डाइट है तो उसमें हमको शाली षष्ठी का अन्न लेना है, चावल लेना है, जो कि शाली षष्ठी का हो, 1 साल एटलीस्ट पुराना हो। दाल में डेली लाइफ में हमको मूंग की दाल लेना है, ना कि हमको छोले लेना है, ना तो राजमा लेना है, ना चने की दाल लेना है। वो सब ओकेजनली कभी कभार हम ले सकते हैं, लेकिन डेली डाइट रेजिमेंट में हमारा रहेगा मुद्गर। कॉमन सॉल्ट हम यूज नहीं करेंगे। कॉमन सॉल्ट जो है वो रक्त को दुष्टि करती है, पित्त को वृद्धि करता है, और जो हाइपरटेंशन वाले हैं, जो जिनको बीपी हाई रहता है, उन लोगों के लिए भी वो घातक होता है। लेकिन जो सैंधव लवण है, जिसको हम व्रत वाला नमक कहते हैं, तो ये हमारे शरीर में स्वस्थावस्था को मेंटेन करता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आमलकी, यव, अंतरिक्ष, पय, सर्पी, दूध और घृत के बारे में जैसे हम प्रीवियसली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। जंगलम मधु च अभ्यसेत। तो अगर हम शर्करा को ना लेके हम शर्करा को रिप्लेस करते हैं मधु के द्वारा, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा स्वस्थावस्था को रक्षा करने वाला होता है।
रात को हमको समय पे सोना है और समय में उठना है। धन्यवाद। न तो हम कामयेत राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनां अर्तिनाशनम। नमस्कार। हाँ, ये पीपीटी निकाल दीजिए। ये प्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ, स्टॉप शेयरिंग करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा था, नमस्कार। बहुत ही अच्छा। वैद्य मित्रा जी ने बहुत ही अच्छे से अपना विषय रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। भी दोनों वक्ता में हमारे मन में तो हम पूछ सकते हैं क्रमशः। श्रीमान अशोक भाई शाह के लिए यूएसए में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति की भारतीय धरोहर है जो उसको संजोए हुए है, उस विषय के लिए, और वर्तमान में जो कोरोना पैंडेमिक के समय में आयुर्वेद किस प्रकार से हमें सभी प्रकार का समाधान देता है। तो श्रोतागण कृपया अपने प्रश्न कोई भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ભાઈ से पूछना एक प्रश्न, જ્યારે અશોકભાઈ આપ લોકો ત્યાં પહેલી વાર જ્યારે ગયા કેનેડામાં ને યુએસ માં, ત્યારે ગુજરાતીઓની પરિસ્થિતિ કેવી હતી ને અત્યારે કેવું છે? બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે, બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે કે સંભળાય છે ને બેટા? કેન યુ હિયર ધીસ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। આ બહુ સુંદર પ્રશ્ન છે અને મને બહુ ગમ્યો કે કારણ કે જ્યારે હું ગયો ગુજરાત ત્યારે ભારતથી, ત્યારે ત્યાં ભારતીય ખોરાકની અછત હતી અને કોઈ ગુજરાતી માંડ ગણ્યા ગાંઠા હતા। તમને ગુજરાતી ખાવું હોય કે ગુજરાતી બોલવું હોય તો તમારે થોડી રાહ જોવી પડે કે કોઈ મિત્ર સામે મળે છે। જ્યારે આજની પરિસ્થિતિમાં પથ્થર નાખો તો ગુજરાતી ને વાગે। આજની પરિસ્થિતિ એવી છે અહીંયા કેનેડામાં, કેનેડા શું કે અમેરિકા શું કે ડે બાય ડે ધ ઇમિગ્રેશન ફ્લો હેઝ બીન એબ્સોલ્યુટલી ઇન્ક્રીઝ। ક્રેડિટ ગોઝ ટુ નરેશભાઈ ચાવડા for his wonderful service to the society. I can tell you, I admire him. I really admire him. Very quiet fellow. અને હું એટલે કહું કે ત્યારે પહેલાની જે ગુજરાતીની પરિસ્થિતિ હતી એના કરતા અત્યારે મહદ અંશે પ્રગતિનો પંથ તમે સુંદર સાંધી શકો। આગળ કઈ સાહેબ? I have one question for संघमित्रा जी। मैडम, आयुर्वेद में तो अगर हमारे पुराने जो साहित्य है वो पढ़ा जाए तो काफी सारे प्रमाण मिलते हैं जिसको अलग अलग तरीके से वेस्ट या किसी और देश से आने के बाद ज्यादा मतलब सही ठहराने की कोशिश हो रही है। अभी अभी आपने जो WHO का स्टेटमेंट बताया, and then you got it related to the sentence which has been already said earlier in our scriptures. तो ये कार्य के लिए क्या हमारा आयुष मंत्रालय अपने आप को तैयार कर रहा है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी, आयुर्वेद की ऑथेंटिसिटी इंटरनेशनली बढ़ाने के लिए? जी सर हो रहा है, और पर्टिकुलरली लास्ट 5 to 7 years के अंदर वो काम हो रहा है।
जी, जब से राजेश कोटेचा जी आए हैं तो तब से उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। लोगों के अंदर भी जो अवेयरनेस है आयुर्वेद को लेके, और जैसे कि ये इम्यूनिटी बूस्टअप करना आयुर्वेद के माध्यम से, या फिर रोगों का चिकित्सा के लिए हमको आयुर्वेद को ही सबसे पहला ऑप्शन में रखना, तो ये चीज कोटेचा जी आने के बाद ये बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। विजय जी। हाँ नमस्कार, बताइए जी। पूछ लीजिए, अगर अगर कोई प्रश्न है तो फिर मतलब हाँ जी, एक बार और हाँ। कॉल दे दीजिए। श्रोतागण में से कोई विशेष कोई बात रखनी हो या कोई प्रश्न हो कोई, तो जरूर से बताएं, सभी को लाभ मिलेगा इसका। तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना सही रहेगा। तो आज के दोनों वक्ता माननीय अशोक भाई शाह जी और बहन संगीता जी, उनका और कार्यक्रम संबंध में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्रीमान संजय भाई जोशी जी को निमंत्रित करता हूं। श्रीमान संजय भाई। नमस्कार। मैं एक बात करके मुझे जो कार्य दिया गया है उसकी समाप्ति करूंगा, लेकिन मैं जिस प्रोजेक्ट में करीब 7 साल से काम कर रहा हूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो उसका जो मूल मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज के दोनों वक्ता को सुन के मुझे एक बात ज्यादा दृढ़ हो गई कि जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब लोगों को समझा रहे थे कि एक भारत होगा तब श्रेष्ठ भारत होगा, लेकिन जो भौगोलिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, ये तो एकता होनी ही है क्योंकि पहले से ही है, सिर्फ उसको उजागर करनी है। लेकिन आज जिस तरह से ये दोनों वॉरियर्स अपने अपने क्षेत्र में इस मंत्र के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ रहे इन द सेंस के दैट दे आर आई मीन सो फर्म अबाउट द बिलीफ one in the Indian culture in Canada when it was so challenging at the time, Ashok Bhai, and at the same time Madam, who not only she is an Ayurvedic practitioner, but the kind of the relevance that she is she is successful in explaining somebody to the wise community, so that is extraordinary. After saying these words, so I'm so happy that you are also contributing in a way at your places for Ek Bharat Shresth Bharat. So Ashok Bhai Shah, wonderful, thank you very much. You will be an inspiration for the generations, not only in Canada but also in India and especially in Gujarat. We are so happy to have you in this program, and thank you very much for giving so much of time, your valuable time. And I was so happy, હું એ જાણીને વધારે ખુશ થયો કે આપના મોઢેથી ગર્ભમાં મળેલા સંસ્કારને અભણ માતાની વાત કરી, દોહિત્ર, પ્રપોત્ર, આવા પ્યોર ગુજરાતી કે જે સામાન્ય રીતે લોકો ઉપયોગ નથી કરતા, એવા બધા શબ્દો સહજ આપના મોઢેથી સાંભળવા મળ્યા. એટલે અમે આપના વક્તવ્યથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા છીએ અને અમને પણ એક ભારતીય તરીકે વિશ્વાસ છે કે ભારતીય ગમે ત્યાં જશે, પૂરે વર્લ્ડમાં ગમે ત્યાં જશે, પણ જો આપના જેવા દ્રઢ નિર્ધાર વાળા લોકો હશે તો એ એક માત્ર પોતાના જ કુટુંબને નહીં પણ અનેક કુટુંબોને પ્રભાવિત કરશે. થેન્ક યુ અશોકભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મેડમ સંજયભાઈ, લેટ મી એક્સપ્રેસ ગ્રેટિટ્યુડ કે તમે મને જે તક આપી અને the way you are presenting, નરેશભાઈ ને સંજયભાઈ ને રામભાઈ ને બધા, you are the ambassador of the culture around the globe. We are only under your surrendership. Let me be honest with you. Now let me speak in English so you can understand that after staying in country for 55 years, I have full command of the English. But at the same time, I will never forget my mother tongue. My mother tongue is my inner strength of my life. Whenever any obstacle I have seen, when I have seen that the full moon, I had a capacity to do full moon in the dark night, then I realized that the mother tongue will bring in the dark night to the full moon. This is very important in life. And I give credit to, I salute you.
You are the instrumental of a good act, and you are the real, I can tell you, India sees the bright future in the world, I can tell you. Under the leadership of Narendra Bhai Modi, I challenge you, India will surpass everything. And maybe temporary glory can be there, or temporary there could be darkness, but that is not going to hurt India at all. Because India has a deep culture, India has a youth, and India has a far-sight vision. So these three things are mixing together, and that brings the success in the life. Thank you so kindly, Sanjay Bhai, Ram Bhai, and Naresh Bhai, for giving me this wonderful opportunity to express my inner feeling. वैद्य संघमित्रा जी, मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये बात वैसे तो बहुत कम लोग जानते हैं कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा इज, आयुर्वेदिक की प्राइमरी प्राथमिक मान्यता ही यही है कि स्वस्थ और शरीर रखो तो कोई रिएक्शन मतलब कोई एक्शंस नहीं लेनी पड़ेंगी अच्छे शरीर मतलब रोग के सामने। और आपने इतने अच्छे से बताया है कि हमारे जैसे जो नॉन मेडिकोज है उनको भी लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा अपने शास्त्रों में पढ़े और इसका पालन भी करे ताकि दूसरों को प्रभावित कर सके। आपके प्रवचन से हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिली है और ये हमारी जिज्ञासा भी बढ़ाता है। इतने अच्छे और अच्छे से किए हुए प्रेजेंटेशन के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी साथ में जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने नेक्स्ट मीटिंग में भी ले आएंगे, वैसे हमारे जो श्रोतागण है उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। और नॉट रिक्वायर्ड टू थैंक बट स्टिल ये गुजराती ये जीनियस ग्रुप का मीट है और जो हमारे हिंदू मतलब कि पूरे भारत का जो ग्रुप है उनमें से जो वडील है जो हमको प्रेरणा देते हैं, हमको मदद करते हैं दूसरे राज्यों से, उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। खूब बहुत बहुत आभार। आप सभी को अशोक धन्यवाद भाई और नमस्कार। अगले महीने में भी आइए। हाँ, धन्यवाद संजय भाई। आपने बहुत ही संक्षिप्त में फिर भी सारगर्भित रूप से आपने धन्यवाद ज्ञापन किया है। हम कार्यक्रम की पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी में शांति पाठ होगा, श्री जगन्नाथ जी करवाएंगे और शांति पाठ के पश्चात उपस्थित सभी बहनों भाइयों का हम आपस में परिचय करेंगे और मुझे लगता है कि वह कालांश भी जगन्नाथ जी और रवि जी लेंगे। तो अब श्री जगन्नाथ जी। At first, I request to Sri Narendra ji, please say something our group's details. वो तो रवि जी ने बता दिया, मैं अगली बार बताता हूँ। इस बार ने रवि जी ने बता दिया। सो आप कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा था प्रोग्राम। Narendra ji he is a data scientist, IIT Chennai pass out. नमस्ते नमस्ते। आई थिंक बहुत अच्छा रहा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, गुजराती जीनियस नहीं, पूरा हिंदू जीनियस और भारत का एम्बेसडर होना चाहिए संजय जोशी जी। बहुत कमाल का रहा उनका वोट ऑफ थैंक्स, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद नरेंद्र जी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्याज तेन तक्तेन भुञ्जिता कृतकस्याशिदन पूर्णमिदं पूर्णाच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबका परिचय एक बार हो जाए। जगन्नाथ जी।
एक एक का नाम लीजिए तो वो बताते जाएंगे। बलदेव भाई मोरी, आपका हाँ, आपका मैं बलदेव भाई मोरी, गुजरात विद्यापीठ गांधीनगर के बगल में है, वहाँ गुजराती लिटरेचर का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और अखिल साहित्य परिषद प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ और आरएसएस से ऐसे भी बचपन से ही जुड़ा हूँ और वांचन और लेखन और सेवाकीय प्रवृत्तियों में मुझे बहुत रसदी है। आभार। आपका चेहरा देखने से अच्छा लगेगा। अनिल 2 भाई मिनट के लिए, ताकि हमको नाम और व्यक्ति से कनेक्टिविटी रहेगा। आज्ञा सर। परिचय आप जो हाँ जी, जो भी परिचय दे रहे वो अपना चेहरा दिखा के फिर परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आ गया चेहरा। लाइट, चेहरे पे लाइट बहुत कम है, इसलिए बलदेव जी का चेहरा नहीं दिखता है इसे। ठीक है, अगले बार अपने कमरे में थोड़ा लाइटिंग का हो गया। हाँ ठीक है। हाँ जी, अगला। ભરત ભાઈ આપો પરિચય। નમસ્તે, હું ભરતભાઈ ઠાકોર, સુરત વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદ મહામંત્રીનું દાયિત્વ વહન કરી રહ્યો છું। बहुत अच्छा। काका कालेलकर के बारे में बोलना लेखन चाहिए। जी રોમિલ ધવલ ભાઈ नेक्स्ट। નમસ્તે, ધવલ શાહ મારું નામ છે, વસ્ત્રાપુર નગર, અમદાવાદ કર્ણાવતી ખાતે નિવાસ સ્થાન। ફિલ્મ મેકિંગ મારો વ્યવસાય છે અને પ્રચાર ટોળીનો સદસ્ય છું, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ। શ્યામભાઈ પૂરું થયું। શ્યામભાઈ હા શ્યામભાઈ ગદાણી પરિચય આપજો। નમસ્તે, શ્યામ ગદાણી, વ્યવસાય સિવિલ એન્જિનિયર, આર્કિટેક્ચર, ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ નું કામકાજ છે। ક્રિએટિવ અને ગૌશાળા આવી રહ્યો છું એક અલગ થીમ થી, અને લેખન કાર્ય સતત રહ્યા કરે છે। સમાજના રૂટીન જે તકલીફો હોય અથવા તો જે આપણને દેખાતું એના પર સતત લખવાનું એક છે વિષય કે એ તરફ લોકોનું ધ્યાન દોરીએ। नमस्ते। श्याम भाई गदाणी अच्छे कवि भी है और एक अलग तरीके से गौशाला भी चलाते हैं। तो देवांग भाई हाँ जी, हाँ देवांग भाई, श्याम भाई का एक और परिचय मैं समझता हूँ मैं भी थोड़ा देना अच्छा रहेगा। यस 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 यस। कवि भी है। श्याम भाई ने बहुत ही इनोवेशन के साथ इस पैंडेमिक के समय में दिया, उसके आधार पे ऐसा एक मोबाइल क्लिनिक भी उन्होंने डेवलप किया और वो अहमदाबाद में वो डिस्प्ले भी हुआ, कई लोगों ने उसमें सहयोग भी करने के लिए मन बताया। तो इस पैंडेमिक में जो उन्होंने एक इनोवेशन किया है, मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत ही जीनियस वाला काम किया है। रवि जी से बात करके हम कभी अलग से बात करके उनके विषय में भी उनका बातचीत हम अलग से सुन सकेंगे कभी। तो ये जो मॉडल है वो कहीं भी देश दुनिया में उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना सी, धन्यवाद। अनिल जी आपका परिचय दीजिए। अनिल जी सोनी। हाँ, अनिल सोनी, चेहरा दिखाइए। कर्णावती। अनिल जी थोड़ा वीडियो बताओ। हेलो। हाँ जी हेलो। बताइए। हाँ, चेहरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वीडियो हाँ। चालू करेंगे तो दिखेगा। ऑन करो, ऑडियो ऑन છે। हाँ, अनिल सोनी, गुजरात सोशल मीडिया प्रांत प्रचार टोली सदस्य और सोशल मीडिया कंसल्टेंट। नंदकिशोर पांडे जी अपना परिचय दीजिएगा।
और चेहरा दिखाइएगा, बहुत दिनों से देखा भी नहीं है। मैं प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में जो जिम्मेदारी है विद्या भारती और प्रज्ञा प्रवाह है, ये है। अच्छा, तो मेरा नाम रोबिन कोडिकर है। व्यवसाय से गुजरात हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ और संघ का स्वयंसेवक हूँ और हम अहमदाबाद में निवास स्थान है। रविभाई તમારો પરિચય, રવિભાઈ કુશવા, આખો પરિચય આપી દો। रवि कुशवाहा नाम है, कर्णावती पूर्व में निवास है और व्यवसाय है मेरा। संघ में प्रजा प्रमुख का दायित्व है। डॉक्टर देवाशीष जी, जी अब परिचय दीजिए। मैं वैद्य देवाशीष पंडा हूँ और मैं यहाँ दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक उस पद पर अभी हूँ और संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। संदीपनी संदीपनी जी, हाँ जी नमस्कार। मेरा नाम संदीपनी दास। मैं डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और दिल्ली प्रांत के जो अपने जो कॉलेज विद्यार्थी टोली है वहाँ पे मैं उत्तरी विभाग में सोशल मीडिया का संयोजक के रूप से दायित्व निभाता हूँ। नमस्कार भाई। मुझे एक पूछना है, विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह ये लोथल माना जाता है। लोथल के बारे में कोई बताएगा उसकी क्या विशेषता थी तो अच्छा लगेगा। वैसे ही काका कालेलकर के बारे में गांधी जी ने बताया कि अगर हम लोग एक गुजराती है तो ये काका कालेलकर जिनका जन्म सातारा में हुआ, मराठी होते हुए भी इन्होंने गुजराती साहित्य के लिए इतना काम किया है, ये सवा गुजराती है बताते थे। तो ऐसी क्या विशेषता थी कि उनको बाकी गुजरातियों से भी श्रेष्ठ गुजराती मानते थे, तो ये थोड़ा हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आज ही जानना है कि उसके लिए 15 मिनट का नहीं, सेशन अगले बार। ठीक है। काका कालेलकर और दूसरे थे फादर वालेस। और कौन बताएंगे? और कोई भी विषय पर अगले बार कौन बोलने के लिए तैयार है? अभी अपना नाम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। किसी विषय पर बोलने वाले हैं क्या? Father Wallace stayed with me for 2 months. Oh, good. He was the principal of the principal. Yeah, Father Wallace. Yeah. The Yes. man came from the Poland. He was not a Bharatiya. He came from Poland, but he wrote so many books. So many in books Gujarati. he wrote in Gujarati. Yes, yes. અને ગુજરાતીમાં કેટલી books લખી એટલે મને બહુ ગૌરવ છે એના માટે. Yes, रवि जी। हाँ। रवि जी, जिस दिन सरदार पटेल और स्वतंत्र संग्राम के बारे में करना हो तो यू हैव वन रिजर्व पर्सन। अच्छा। यस। अच्छा, परिचय किसका बाकी रहा देवांग जी? नरेश भाई का दे दीजिए। नरेश भाई का। नरेश भाई स्वयं परिचय, क्योंकि नरेश भाई चावड़ा, हाँ, दूसरे लोग भी जानेंगे। वो जी वो नरेश भाई खेड़ा से है। नरेश भाई मैं यहाँ कनाडा में हूँ ऑलमोस्ट 17 साल से। उसके पहले कर्णावती में ही मोस्टली बड़ा हुआ हूँ। वहां से मैंने इंजीनियरिंग, MBA और LLM किया हुआ है इंडिया से। उसके बाद कनाडा आया हूँ ऑलमोस्ट 24 साल की उम्र में फैमिली के साथ।
यहाँ आने के बाद यहाँ इमिग्रेशन लॉ की इक्विवेलेंस से लेके करंटली 15 साल से मैं इमिग्रेशन लॉ की कनाडा इमिग्रेशन लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक ऑफिस यहाँ पे है, एक अहमदाबाद में है। और संघ के हिसाब से मेरा कनाडा संभाग संपर्क प्रमुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट 2019 में रवि जी थे, तभी तृतीय वर्ष करने का नागपुर में मौका मिला था। देवांग भाई, सभी का सबका हो गया है कि आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया। इसी समय मतलब 11 जुलाई को इसी समय अब अगले सब्जेक्ट के साथ हम लोग सब मिलेंगे। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ जो जुड़े हुए हैं तो सभी एक 2 व्यक्ति और भी देंगे जो